हेलो दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल CMI में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, फिर उसके बाद भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास पढ़ा। संवैधानिक विकास के बाद हमने मूल अधिकारों का प्रारंभिक परिचय, समता और स्वतंत्रता के अधिकार भी पढ़ लिए। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आर्टिकल 23 से आगे सभी मूल अधिकारों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हमारा आर्टिकल 23 और 24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, तो आइए आज हम उसकी बात करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल CMI पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, उन पर कमेंट भी कीजिए। कोशिश हम करेंगे कि हम आपको बेहतर और प्रामाणिक जानकारी दे पाए। दोस्तों, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23, 24। अब दोस्तों, आर्टिकल 23 आपसे क्या कहता है कि क्या नहीं करेगा ये? मानव 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का क्या करेगा दोस्तों? निषेध करेगा। जो मानव दुर्व्यापार होगा और बलात् श्रम का निषेध करेगा। अब मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम क्या होता है कि आप मानव का किसके समान व्यापार कर रहे हैं दोस्तों? वस्तुओं के समान। अब चूंकि वस्तु का व्यापार तो संभव है, लेकिन मानव का अगर व्यापार करते हैं हम, तो मानवीय जो गरिमा के साथ वो जीवन जीने का अधिकार उसके पास है, उसको आप क्या कर देते हैं? हनन कर देते हैं। आर्टिकल 21 का यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम दोस्तों? हनन कर रहे हैं। आर्टिकल 21 का हम क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं। अब अगर आर्टिकल 21 के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, हमारे पिछले वीडियोस देखिए। आई बटन पर क्लिक करने से आपको पिछला वीडियो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पता चलेगा और वहां से आप आर्टिकल 21 क्या 19 से लेकर 22 तक की सारी विस्तृत व्याख्या आप उसमें देख पाएंगे। दोस्तों, अब मानव दुर्व्यापार हो गया कि आप मानव का वस्तुओं के समान व्यापार करेंगे तो वो गलत कहलाएगा। साथ में क्या है? एक दूसरा बलात् श्रम। देखिए, अगर आप किसी से कोई सेवाएं ले रहे हैं तो आप उससे क्या करवा सकते हैं? आप उससे श्रम करवाते हैं, लेकिन उन सेवाओं के बदले आप क्या करेंगे? उसे वेतन या पगार देंगे। अब यहां पर आप क्या नहीं कर रहे हैं? उसे वेतन पगार नहीं दे रहे हैं। वेतन या पगार नहीं। अब अगर वेतन या पगार आप नहीं देंगे तो क्या कहलाएगा? बलात् श्रम कहलाएगा, जो कि कानूनन क्या है? अपराध है। और दूसरा क्या है? दुर्व्यापार। मानव का वस्तुओं के समान व्यापार करना क्या कहलाएगा? मानव दुर्व्यापार। साथ में उसे अनैतिक कार्यों में धकेल देना। अनैतिक कार्यों में धकेल देना भी क्या कहलाता है? मानव दुर्व्यापार कहलाता है। दोस्तों, अब तीसरी चीज क्या है? किसी को दास बना लेना। क्या बना लेना? किसी को दास बना लेना। और चौथी चीज क्या है? एक देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा। और पहले आपको पता होगा कि राजाओं के साथ जो रानियां विवाह करके आती थी, उनके साथ अनेकों दासियां भी भेजी जाती थी। और कुछ दासियां क्या होती थी कि धार्मिक स्थानों पर रखी जाती थी, तो वो प्रथा क्या कहलाती थी? देवदासी प्रथा कहलाती थी। दोस्तों, अब जब हम ये देखते हैं कि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के लिए भी हमें क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। अब ये अधिकार हमें किसके खिलाफ दिया गया? ये दिया गया हमें दोस्तों राज्य प्लस निजी व्यक्ति। राज्य प्लस निजी व्यक्ति के खिलाफ हमें क्या दिया गया? ये अधिकार। व्यक्ति कह दे या संस्था कह दे, व्यक्ति कह दे या संस्था कह दे, इन दोनों के खिलाफ ही हमें ये अधिकार दिए गए। कोई भी राज्य या निजी व्यक्ति क्या नहीं करेगा? मानव दुर्व्यापार नहीं करेगा। और अगर मानव दुर्व्यापार कहीं हो रहा है तो उसे रोकने के क्या करेगा? प्रयास करेगा। और बलात् श्रम यानी राज्य भी आपसे ऐसा कोई श्रम नहीं करवा सकता और कोई निजी व्यक्ति भी आपसे बिना पगार के श्रम नहीं करवा सकता। अब देखिए दोस्तों, हमने अब से पहले जो आर्टिकल पढ़े उन सभी के कोई ना कोई अपवाद थे, तो यहां भी इसका भी अपवाद है। आपके सामने इस बलात् श्रम का जो अपवाद है, देखिए मानव दुर्व्यापार का तो कोई अपवाद होता ही नहीं है। मानव दुर्व्यापार का कोई अपराध नहीं होता, लेकिन बलात् श्रम के कुछ अपराध है। जैसे आप मान लीजिए कोई सार्वजनिक कार्य कर रहे हैं, सार्वजनिक हित का कार्य,
मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई है, अब बाढ़ आने के बाद राज्य आपको ये निर्देश दे सकता है कि आप बाढ़ राहत का कार्य कीजिए। मान लीजिए हमारे देश के ऊपर किसी अन्य देश ने आक्रमण कर दिया है, तो राज्य आपको ये आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि आप जाइए और जाकर के सीमा पर राज्य या देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाइए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि राज्य आपको वेतन दे या पगार दे। अगर राज्य की वित्तीय हालत सही नहीं है तो वो आपको बिना पगार के भी रख सकता है। तो ये क्या हो गया, सार्वजनिक हित, लोक हित, राष्ट्रीय हित या सैन्य गतिविधियों से संबंधित कार्यों में क्या कर सकता है, राज्य आपसे बलात्श्रम ले सकता है, लेकिन उसके लिए राज्य के पास वित्तीय संसाधन अनुपस्थित होने चाहिए दोस्तों। तो ये हो गया आपके सामने मानव व्यापार और बलात्श्रम। अब एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके सामने कि इनसे संबंधित हमारे पास कौन कौन से क्या है, अधिनियम बने हुए हैं। देखिए अगर कोई कानून, संविधान ने आपको अधिकार दे दिया तो उससे संबंधित क्या बना दिया आपके सामने, अधिनियम बना दिए। तो पहला तो क्या है, अनैतिक दुर्व्यापार। देखिए दुर्व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट 1956, मानव दुर्व्यापार से संबंधित तो ये हो गया। दूसरा है बलात्श्रम से संबंधित बंधुआ मजदूरी व्यवस्था, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम निवारण। क्या है दोस्तों, निवारण अधिनियम 1976। क्या है 1976। ठेका श्रमिक अधिनियम 1970। ठीक है दोस्तों, एक आपका कारखाना अधिनियम कह लीजिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कह लीजिए आप उसको, कारखाना या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। और एक है आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अब देखिए दोस्तों, ये आपके सामने संसद ने क्या है, कुछ अधिनियम बना दिए। पहला मानव दुर्व्यापार से संबंधित कि संसद ने एक एक्ट बनाया, और एक्ट बनाया क्या, कहा कि राज्य से व्यवस्थाएं कर दे जिससे कि क्या नहीं हो, मानव का दुर्व्यापार नहीं हो। दूसरा एक एक्ट बना दिया, इनके अंदर क्या है, सजा का प्रावधान भी होता है। जब कानून बना दिया जाता है तो उसके अंदर सजा का प्रावधान, सजा जुर्माने का प्रावधान कर देते हैं। दूसरा है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निवारण अधिनियम, कि जो बलात्श्रम हो रहा है बंधुआ मजदूरी के तहत ही होता है, कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, अपने दास को क्या कर लेता है, अपने यहाँ बंधुआ मजदूर बना के रख लेता है। तो 1976 में उसके खिलाफ भी क्या कर दिया हमने, अधिनियम बना दिया, जिससे बंधुआ मजदूरी व्यवस्था समाप्त हुई। तीसरा है ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, कि जो ठेके पर हम श्रमिक लाते हैं तो उनको भी पगार हम निश्चित ही देंगे, उसके लिए भी एक क्या बना दिया, अधिनियम बना दिया है। नेक्स्ट है कारखाना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कि इससे कम मजदूरी पे हम किसी व्यक्ति से कार्य नहीं करवा सकते। ये कब बनाया, 1948 में बनाया। नेक्स्ट है समान पारिश्रमिक एक्ट 1976। समान पारिश्रमिक एक्ट का मतलब होता है कि अगर दो व्यक्ति एक कार्य कर रहे हैं, एक जैसा कार्य कर रहे हैं, तो उन दोनों ही व्यक्तियों को, अगर एक को 100 रुपए मजदूरी मिलती है तो दूसरे को भी 100 रुपए मजदूरी ही मिलेगी दोस्तों। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 28, और आर्टिकल 28 से संबंधित कुछ अधिनियम हो गए। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट आपके सामने आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों या जीवन संकट वाली जगहों पर, आर्टिकल 24 आपका क्या कह रहा है कि रोजगार नियोजन में, देखिए आर्टिकल 24 आपको सिंपल सी एक बात बोलता है कि नियोजन में बच्चों का प्रतिषेध। 24 आपसे कह रहा है कि क्या नहीं करेंगे आप, नियोजन यानी जो रोजगार देंगे उसमें बच्चों को क्या कर दिया गया, प्रतिषेध कर दिया। कौन से उम्र के बच्चा हो गया वो, 14 वर्ष तक की उम्र, 14 वर्ष तक की उम्र। अब देखिए 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए किन जगहों पर, तो एक तो हो गया कारखाना,
ये तो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। कारखाना प्लस दूसरा जीवन संकट का स्थान, जीवन संकट का स्थान, यानी कोई भी ऐसा स्थान जहां पे मजदूरी करवा रहे हैं, कारखाना हो या फिर उससे क्या होगा, बच्चे का जीवन संकट में आ जाए, तो ऐसी जगह पर क्या कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, उनको बच्चों को काम करने से प्रतिषेध कर दिया जाएगा 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए। अब देखिए 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का प्रतिषेध कर दिया, अब उसके साथ संसद ने कुछ कानून भी बना दिए। कानून बनाए संसद ने, तो एक तो कानून कौन सा बनाया दोस्तों, वही पुराना वाला कारखाना एक्ट आपका 1948, क्या बना दिया, कारखाना अधिनियम 1948। दूसरा क्या है, बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम एक्ट 1986। और तीसरा क्या है दोस्तों, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। अब आपने क्या बना दिया दोस्तों, एक तो बना दिया कारखाना अधिनियम 1948, एक बना दिया बाल श्रम अधिनियम 1986 और एक बना दिया बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। अब ये जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है ना, इसी से हमने बनाया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रिजर्वेशन कमीशन, चाइल्ड राइट्स प्रिजर्वेशन कमीशन, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। और यह आयोग भी हमने कब बनाया, इसी अधिनियम के पारित होने के बाद 2005 में, क्योंकि इस अधिनियम में कहा गया कि हम क्या बना देंगे, एक आयोग बना देंगे। कब बना देंगे, अभी बना देंगे या बाद में, जब भी आयोग देखिए कभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस अधिनियम में लिखा हुआ था कि एक बाल संरक्षण अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। और इसी अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में भी एक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने नियोजन में बच्चों का प्रतिषेध रोका, हमने नियोजन में बच्चों का जो प्रतिषेध है वो किया। अब ये सब करने के बाद हमारे सामने एक बात आई कि अगर बच्चा नियोजन नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, तो वो क्या काम करेगा, तो वो बच्चा कौन सा काम करेगा, वो मैंने आपको जो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए देखिए एक व्यवस्था अपनाई गई है, वो मैंने आपको बताई थी आर्टिकल 21 के में। अब आर्टिकल 21 के को और इनसे जुड़े हुए तमाम प्रावधानों को आपको जानना है, तो आप आई बटन पर फिर से क्लिक करिए और हमारी पिछली जो वीडियो है वो आप देखिए स्वतंत्रता के अधिकार की, और बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए अभी। अब आर्टिकल 24 के बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट चीज है वो है आर्टिकल 25। क्या है दोस्तों आर्टिकल 25, या फिर हम कहें कि धार्मिक जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी हमने पढ़ लिया, अब है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता किसका अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28, आर्टिकल 25 से 28 कौन सी होगी, धार्मिक स्वतंत्रता होगी। अब आर्टिकल 25 आपके सामने फर्स्ट आएगा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्यक्ति को अंतःकरण से, क्या हो गया, अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की क्या होगी, स्वतंत्रता। तो इसमें 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति, उसका अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने की उसको क्या है, लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। अब देखिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि आर्टिकल 25 सिर्फ किसके लिए, व्यक्तियों के लिए, यानी ना इसमें कोई समूह की बात है, ना किसी संप्रदाय की बात है, किसी की बात नहीं है, सिर्फ व्यक्ति की बात है। व्यक्ति का क्या होगा, अंतःकरण, यानी आपका जो अंतर्मन कहेगा कि मुझे इस धर्म के, इस संप्रदाय के विचारों को मानना है, फॉलो करना है, तो उसके लिए आपको क्या है, स्वतंत्रता है। तीसरा है कि किसी भी धर्म, एनी रिलीजियन, एनी सेक्ट, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय के आप क्या कर सकते हैं, रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अब व्यक्ति के लिए अधिकार है, व्यक्ति के लिए अधिकार है, तो अधिकार विरुद्ध किसके हैं, राज्य के विरुद्ध अधिकार है। किसके विरुद्ध अधिकार है,
राज्य के विरुद्ध, कि राज्य क्या नहीं कर सकता, व्यक्ति पर धर्म नहीं थोप सकता। अब हम देखते हैं हमारे भारत के संविधान के अनुसार हमारा कोई भी राज्य धर्म नहीं है। राजकीय धर्म भारत के संविधान के अनुसार कैसे नहीं है, कि भारत क्या है, प्रस्तावना में हमने पढ़ा था, हमने क्या था, प्रस्तावना में पढ़ा था। अगर आपको प्रस्तावना का नहीं पता है तो आप आई बटन पे क्लिक करिए और क्या देखिए, प्रस्तावना का वीडियो देखिए। आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे आप प्रस्तावना का वीडियो देख सकते हैं, उससे आप हमारी प्रस्तावना जानेंगे। और प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ था कि हम भारत को क्या बना रहे हैं, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। धर्म यानी रिलीजियन, देखिए पंथ के रूप में जो हमारे संविधान में रिलीजियन के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो किया गया है दोस्तों पंथ, रिलीजियन। और रिलीजियन के लिए शब्द क्या है, पंथ यानी राज्य, यानी भारत। भारत का क्या नहीं है, कोई भी पंथ नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है दोस्तों। तो इसके अनुसार राज्य का अगर कोई धर्म नहीं है, और हमारे पास पहले ही कह दिया कि राज्य के विरुद्ध क्या है, अधिकार है, और राज्य के विरुद्ध क्या अधिकार है, कि राज्य क्या नहीं करेगा, कोई भी उसका राज्य धर्म नहीं होगा। अगर राज्य का कोई धर्म होता है तो हमें फोर्सफुली उसी धर्म के रिचुअल्स को क्या करना पड़ता है दोस्तों, फॉलो करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, राज्य धर्म को हमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती, हमारा एक अधिकार हो गया। अब आगे ये क्या बोल रहा है, आगे इस अधिकार के तहत बोला जा रहा है आपसे कि आप सार्वजनिक रूप से किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। आप एक ऐसी घोषणा कर सकते हो कि मैं किसी भी धर्म, मैं इस धर्म को क्या करता हूं, मानता हूं। इसमें कोई भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, एनी। भारत में जितने भी संप्रदाय पाए जाते हैं, आप किसी का भी क्या कर सकते हैं, यहां पर उसके रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। ये धर्म, वो जो आपका अधिकार है, यह अधिकार आपका कैसा है, व्यक्तिगत अधिकार है। किसके विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। राज्य आपको क्या नहीं कर सकता, इसको मानने के लिए आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। तीसरा जो आपके लिए कह रहा है कि आपको क्या है, इसके अनुसार आचरण का अधिकार है। क्या है दोस्तों, आचरण का अधिकार, यानी आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को मानते हुए अपना आचरण निभा सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है आपके पास, आपके धर्म को प्रसार करने का अधिकार। प्रसार करने का क्या है दोस्तों, आपके पास अधिकार है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 25। आप अपने धर्म, कोई भी धर्म प्रसार कर सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं। यह अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध दिया गया है, और आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं निर्बाध रूप से। और उसकी कोई भी जो पूजा पद्धति होगी, क्या होगा, उस उपासना विधि, उपासना की विधि, उसको आप मानने के लिए क्या है दोस्तों, स्वतंत्र है। ये तो होगी उसकी उपासना की विधि। अब इसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी व्याख्या दे दी है। क्या दे दी है, कि एक तो सिख धर्म और एक जैन धर्म, इन दोनों को, सिख और जैन को, सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है, कि ये हिंदू धर्म के ही अंतर्गत हैं। सिख और जैन धर्म को क्या माना है सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये हिंदू धर्म के अंतर्गत ही हैं। तो इसको भी आप देख लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे इसके बाद आर्टिकल 26 की। अब आर्टिकल 26 आपको क्या दे रहा है, कि किसी भी आपको धार्मिक कार्यों के क्या है, प्रबंधन की स्वतंत्रता है। क्या है, आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अब धार्मिक कार्यों के जब हम प्रबंधन की स्वतंत्रता रखेंगे, तो ये प्रबंधन, देखिए कोई भी धार्मिक कार्य होगा, उसका प्रबंधन एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो वो संप्रदाय करेगा। क्या करेगा, संप्रदाय करेगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता, और ये किसके लिए है दोस्तों, संप्रदाय के लिए। किसके लिए, संप्रदाय के लिए। आर्टिकल 26। अब इसमें क्या कहेगा आपको, कि आपका जो संप्रदाय है वो अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अब ये संप्रदाय आपको बताएगा कि आपको कौन सी मूर्ति की पूजा करनी है। देखिए संप्रदाय आपको बताएगा आपको कौन सी मूर्ति की पूजा करनी है, कौन सी पूजा विधि अपनानी है, कौन सी पूजा विधि अपनानी है। ये आपको किसने कह दिया, संप्रदाय ने कह दिया। फिर दूसरा कह रहा है आपको संप्रदाय, कि संप्रदाय क्या करेगा, धर्म विषयी
प्रबंधन का अधिकार। धर्म विषयी प्रबंधन कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य ये प्रबंधन करेगा कि धर्म को मुझे किस तरीके से, राज्य नहीं, संप्रदाय ऐसा प्रबंधन करेगा कि धर्म को मुझे किस तरह से मानना है। ये किसके लिए हो गया? संप्रदाय के लिए होगा। तीसरा संप्रदाय के लिए क्या है कि संप्रदाय क्या कर सकता है? संपत्ति अर्जन कर सकता है, संपत्ति अर्जन कर सकता है और उस संपत्ति का प्रशासन। नेक्स्ट क्या है? संपत्ति का प्रशासन। जो संप्रदाय है वो संपत्ति का प्रशासन कैसे करेगा? विधि अनुसार। विधि अनुसार राज्य ने जो विधि बना रखी होगी उसी के अनुसार वो उस संपत्ति का क्या करेगा दोस्तों? प्रशासन करेगा। संपत्ति का अर्जन की संप्रदाय अपने लिए, एक जैसे मंदिर बना रहा है तो मंदिर के लिए जगह का अर्जन संप्रदाय कर सकता है दोस्तों। तो ये तो क्या हो गया? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कौन करेगा? संप्रदाय करेगा। आप एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या की। व्याख्या किस चीज की? एक संप्रदाय की व्याख्या की। और संप्रदाय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? देखिए, अब मैं एक शब्द है आपके सामने यहाँ पे, संप्रदाय। और इस संप्रदाय की भारतीय संविधान में कहीं कोई व्याख्या नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? संप्रदाय क्या होना चाहिए? एक लोगों का संगठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोगों का संगठन होना चाहिए। एक सामान्य संगठन होगा लोगों का। इस संगठन का क्या होगा? एक विशिष्ट नाम। क्या होगा? एक विशिष्ट नाम। और तीसरा क्या होगा? इसका एक तंत्र होगा। देखिए, इसका क्या होगा? एक रिचुअल्स होंगे, इसकी कुछ मान्यताएं होंगी। इसकी क्या होंगी? मान्यताएं, जिनके अनुसार ये संप्रदाय क्या करेगा? कार्य करेगा। तो संप्रदाय की क्या परिभाषा दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये क्या होना चाहिए? एक लोगों का संगठन होना चाहिए, इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए और इसकी कुछ मान्यताएं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर एक और व्यवस्था दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर एक और व्यवस्था दे दी कि हमारा रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग, ये दोनों तो क्या हो गए? हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत हो गए। और अरविंदो सोसाइटी जो है वो किसी भी धर्म से बाहर है। अरविंदो सोसाइटी किसी धर्म में नहीं है और रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग हिंदू धर्म के हैं। वो दोनों फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये संप्रदाय की परिभाषा है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी। स्क्रीनशॉट के साथ आप इसको देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट है आपका कि किसी भी धर्म, आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 26 जो आपसे कहेगा, आर्टिकल 27 आपसे ये कहेगा कि आपको धार्मिक अभिवृद्धि के लिए क्या नहीं कर सकते? आप कर नहीं लगा सकते। देखिए, आर्टिकल 27 धार्मिक अभिवृद्धि क्या नहीं करेंगे दोस्तों? आप धार्मिक अभिवृद्धि के लिए आप क्या नहीं लगा सकते? के लिए कर का आप क्या नहीं कर सकते दोस्तों? कोई प्रावधान नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, जैसे अगर आप किसी धर्म विशेष को मानते हैं तो उस धर्म या संप्रदाय से संबंधित कोई भी कर देने के लिए आप क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। आप क्या नहीं है दोस्तों? बाध्य नहीं है। हाँ, अगर अपने आप स्वेच्छा से कोई भी चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसको धर्म से संबंधित जो संप्रदाय होगा वो काम ले सकता है। लेकिन आप धर्म से संबंधित जो भी थोपे हुए कर होते हैं, जो भी क्या होते हैं? थोपे हुए कर। जैसे राज्य हमसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कर ग्रहण करता है, कर संग्रहण करता है, तो वो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए ऐसा कोई भी कर, ना तो राज्य आपके ऊपर थोप सकता है और न ही कौन कर सकता है ऐसा कार्य? आपका जो धार्मिक संप्रदाय है वो भी ये कार्य नहीं कर सकता। अब जो इसमें नेक्स्ट है वो ये है कि राज्य क्या नहीं करेगा? धार्मिक अभिवृद्धि के लिए। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि राज्य जो है वो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए अपना जो कर संग्रहण राजस्व है, कर संग्रहण राजस्व
उसको क्या नहीं करेगा दोस्तों, खर्च नहीं करेगा। राज्य किसी भी धार्मिक अभिवृद्धि के लिए अपने कर संग्रहण राजस्व को क्या नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा। ये किसका हो गया, आर्टिकल 27। हमें जब ये पता है कि हमारा कोई एक राज्य धर्म नहीं है, तो राज्य अगर हमारे देश में अनेकों धर्म और संप्रदाय हैं तो उनमें से किसी भी एक धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या नहीं कर सकता, अपने जो कर संग्रहण का राजस्व उसको खर्च नहीं कर सकता। आर्टिकल 27 दोस्तों। अब है आपका आर्टिकल 28, और 28 कहता है कि आपको धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की क्या है, स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की क्या है आपको, स्वतंत्रता। यह है आपका आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 आपसे कह रहा है कि आप धार्मिक शिक्षा में क्या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि राज्य द्वारा, देखिए ये तो आपकी खुद की स्वतंत्रता है। अब कह रहे हैं कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जा सकता दोस्तों, बाध्य नहीं किया जा सकता। किसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, आपकी धार्मिक शिक्षा के लिए। धार्मिक शिक्षा के लिए राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में क्या नहीं किया जा सकता, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तो किसके लिए हो गए, किसी वयस्क व्यक्ति का अधिकार है। यानी अगर ये व्यक्ति अपनी सहमति नहीं देता है तो उसको धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि अगर वो व्यक्ति क्या है, अवयस्क है। कैसा है, अवयस्क, यानी 18 वर्ष से कम की उम्र का है, तो उसके लिए सहमति कौन देगा, संरक्षक की सहमति आवश्यक होगी। संरक्षक की सहमति, या तो उसका अभिभावक हो या उसका गार्जियन हो, उसकी सहमति क्या होगी, आवश्यक होगी। तो ये धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की जो स्वतंत्रता है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को क्या नहीं कह सकता, धार्मिक शिक्षा में अगर वो वयस्क है तो बिना उसकी खुद की सहमति के, और अगर वयस्क नहीं है तो संरक्षक की सहमति के बिना उसको धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता दोस्तों। अब देखिए किस किस संस्थानों में नहीं किया जा सकता उसको, तो वो मैं आपको बता देता हूं। पहला है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त प्लस राज्य द्वारा पोषित। राज्य द्वारा पोषित संस्था, देखिए एक ऐसी संस्था जिसे राज्य ने क्या दे रखी है, मान्यता दे रखी है, और उसको वित्त पोषण भी कौन करता है, राज्य ही करता है, तो वहां पर आपको धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरी है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त प्लस स्ववित्त पोषित। स्ववित्त पोषित, तो अगर कोई ऐसी संस्था है तो जहां पर राज्य ने मान्यता दे रखी है तो उसमें भी आपको धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और अगर तीसरी एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना तो किसके अधीन हुई है, न्यास ट्रस्ट या बोर्ड के अधीन हुई है, और वित्त पोषण कौन करता है, वो स्ववित्त पोषित है। स्ववित्त पोषित है, तो ऐसी संस्था में क्या है दोस्तों, वो खुद के नियम बना सकती है। वहां पर उनका हो सकता है वो पहले से ही एक ऐसा नियम बना के रखें कि हम हमारे धर्म के अनुसार ही यहाँ पर शिक्षा देंगे, तो वहां पर इनकी खुद का जो नियम होगा वो लागू हो जाएगा। ये जो न्यास ट्रस्ट बोर्ड द्वारा स्ववित्त पोषित संस्थाएं हैं वहां पर क्या होगा, इनका नियम लागू हो जाएगा दोस्तों। अब इससे बचने के लिए हमारे पास एक ही तरीका बचेगा, और वो तरीका क्या होगा कि हम ऐसी संस्थाओं में प्रवेश ही ना लें, और अगर हमें हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और अगर हम उस हनन को करवा करके खुश हैं तभी हम उसके अंदर प्रवेश लेवें। तो ये तो हो गया आर्टिकल 28। अब देखिए ये जो संस्थाएं हैं ना,
इन पे देखिए राज्य के ये वाले नियम तो नहीं लगेंगे, लेकिन अन्य जो नियम होंगे जो कि उनके कर्मचारियों से संबंधित सामान्य जो भी कानून होंगे वो सभी राज्य के द्वारा बनाए हुए इन पर भी लागू होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सामान्य जो देखिए इन पर शिक्षा संबंधी कानून भले ही से लागू ना हो, लेकिन सामान्य कानून इन पर लागू होगा दोस्तों, सामान्य कानून इन पर लागू होगा। तो ये आप आर्टिकल 28 का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब है आर्टिकल 29 संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं। देखिए अब आपके आएंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति प्लस शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30। अब आर्टिकल 29 आपसे क्या कह रहा है कि आप क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करेंगे। किसका करेंगे? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 ने आपसे कहा कि आप क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करेंगे। अब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए आर्टिकल 29 कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्थाएं कर देगा, क्या व्यवस्थाएं कर देगा कि अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार है, अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने रिचुअल्स, अपनी शिक्षा जो होगी, उनकी संस्कृति जो होगी उसको संरक्षित रखने का अधिकार है। और राज्य क्या नहीं करेगा, धर्म प्लस भाषा और प्लस जाति, इन तीन आधारों पर क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। राज्य इन तीन आधारों पर क्या नहीं कर सकता दोस्तों, विभेद नहीं कर सकता आर्टिकल 29 के तहत। अब देखिए हमारे सामने जो अल्पसंख्यक इसके अंदर बताया गया है वो कौन से अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक प्लस भाषाई अल्पसंख्यक। अब यहां पे अल्पसंख्यक का अभिप्राय क्या है, अल्पसंख्यक का अभिप्राय यह है कि उसकी संख्या क्या है, बहुसंख्यकों से कम होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी जिसमें कहा कि जो भी भारत की जनसंख्या में जिस भी धर्म या संप्रदाय की जनसंख्या 50% से कम होगी वो सभी क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक। इसलिए हमारे देश में बहुसंख्यक सिर्फ एक ही धर्म है, वो है हिंदू धर्म, बाकी अन्य सभी धर्म क्या है दोस्तों, अल्पसंख्यक धर्म है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन करेगा, राज्य करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक छोटी सी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि जो ये अल्पसंख्यक है ना, ये जो अल्पसंख्यक हैं आपके सामने, इनके हितों का तो आप संरक्षण कीजिए। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण सिर्फ उतना ही होगा। देखिए क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी परिभाषा दे दी है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण सिर्फ उसी अवस्था तक होगा जब तक कि वो बहुसंख्यकों के समान ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि राज्य केवल अल्पसंख्यकों की अभिवृद्धि ही करता रहेगा जिससे कि बहुसंख्यक हैं उनके विकास में कमी आ जाए। अल्पसंख्यकों को विकास और अभिवृद्धि वहीं तक दी जाएगी जहां तक कि वो बहुसंख्यकों के समान नहीं आ जाए। दोस्तों आर्टिकल 29 स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 कह रहा है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रबंधन का क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। आर्टिकल 30 आपसे कह रहा है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, आपका आर्टिकल 30 हो गया, क्या कह रहा है, आपकी शिक्षा संस्थानों की क्या है दोस्तों, स्थापना प्लस प्रबंधन का क्या है, अल्पसंख्यकों को क्या है दोस्तों, अधिकार है। अब इसके अंदर अल्पसंख्यक अधिकार रखते हैं किसका, स्थापना और प्रबंधन का, किसका, शिक्षण संस्थाओं का। अब ये कह रहा है आपसे कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर देगा। इसमें पहली व्यवस्था क्या है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी रुचि अनुसार, अपनी रुचि अनुसार शिक्षण संस्थाओं की क्या कर सकता है दोस्तों, स्थापना कर सकता है। और दूसरा कह रहा है आपसे कि राज्य
जब आर्थिक सहायता देगा ना, आर्थिक सहायता देगा, तब क्या नहीं करेगा, अल्पसंख्यकों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ मतलब यहां पे अल्पसंख्यकों की जो संस्थाएं हैं उनके साथ क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा दोस्तों, विभेद नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। तीसरा है कि जो शिक्षा संस्थानें हैं उनकी जो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन किसने कर लिया, राज्य ने कर लिया, और राज्य ने क्या दे दी उनको, क्षतिपूर्ति रकम दे दी। क्या दे दी दोस्तों, क्षतिपूर्ति रकम दे दी। लेकिन क्षतिपूर्ति रकम देने के बाद भी जो अल्पसंख्यक समुदाय है ना, उसके जो खुद के प्रतिभूत अधिकार है वो कोई भी निर्बंधित या उनमें प्रतिबंध नहीं लगेगा, वो कोई भी कम नहीं होंगे। अब हमने यहाँ पे देखा एक शब्द संपत्ति। अब संपत्ति का एक अधिकार हुआ करता था हमारे पास, संपत्ति का भी एक अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 31 के तहत। अब उस अधिकार को हमने फंडामेंटल राइट से हटा करके सीधे कहां फेंक दिया, विधिक कानून बनाया। लेकिन अब ये सब बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर कमेंट बॉक्स में आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके हमारा मूल अधिकारों का प्रारंभिक परिचय वाला वीडियो अवश्य देखें। वहां पे आप जानेंगे कि संपत्ति के अधिकार को किस प्रकार से मूल अधिकारों से हटाया गया और कहां अब उसकी स्थापना की गई है, कहां वो विधिक अधिकार बना करके रखा गया है भारतीय संविधान में दोस्तों। तो ये तो हो गया आपके सामने कि उसकी संपत्ति का जब अर्जन कौन करेगा, राज्य करेगा। अब एक बार इसको देखिए, या फिर आप एक ये चीज देख लीजिए कि जो अल्पसंख्यक संस्थाएं है ना, तो वो 3 प्रकार की संस्थाएं हो गई। अभी जो मैंने आपको 3 संस्थाएं बताई थी वैसी की वैसी यहां पे भी अल्पसंख्यक संस्थाएं आएंगी। एक अल्पसंख्यक संस्था जो कि राज्य के द्वारा ही मान्यता प्राप्त है, राज्य के द्वारा ही वित्त पोषित है। दूसरी अल्पसंख्यक संस्था जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन स्ववित्त पोषित है। और तीसरी अल्पसंख्यक संस्था जिसका गठन क्या हुआ है, किसी ट्रस्ट के द्वारा हुआ है और स्ववित्त पोषित है। तो ये जो 2 अल्पसंख्यक संस्थाएं होंगी ना, राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा वित्त पोषित और क्या नाम है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा वित्त पोषित, प्लस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा और स्ववित्त पोषित, इन संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। उनमें राज्य के अनुसार कानून चलेंगे, बाकी उन्हें भले ही से अपनी प्रबंधन और स्थापना का अधिकार मिलता हो दोस्तों। तो आपके सामने आर्टिकल 30, ये आपका आर्टिकल 30 रहा दोस्तों। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल 30 में भी वही कही गई है कि अल्पसंख्यकों की हितों का संरक्षण तभी तक किया जाएगा जब तक कि वो बहुसंख्यक के समान ना हो जाए। अगर बहुसंख्यक से अधिक की स्थिति आती है तब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना आवश्यक नहीं होगा दोस्तों। अब मेन चीज क्या है कि अल्पसंख्यकों के हितों के साथ हम किस समय क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो ले लीजिए एक बार। अब देखिए अल्पसंख्यकों के जो हित है ना, यहां पर आर्टिकल 29 और 30 में जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रबंधन, अब इन पर हम क्या करेंगे दोस्तों, विभेद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि अल्पसंख्यकों को भी इन हकों से वंचित किया जा सकता है। देखिए इन पर जो विभेद का या प्रतिबंध का आधार होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, एक तो होगा आपका सार्वजनिक हित। क्या होगा आपका सार्वजनिक हित। एक होगा आपका सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण होगा दोस्तों। एक होगा आपका नैतिक व्यवस्था। क्या होगा, नैतिक व्यवस्था। एक होगा आपका स्वच्छता। एक होगा दोस्तों स्वास्थ्य, और एक है इसमें कराधान। एक क्या है, कराधान। इन सब आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ विभेद कर सकते हैं, और इन सभी आधारों पर इनकी व्यवस्थाएं भी क्या होंगी, सामान्य व्यवस्थाएं होंगी। इन सभी आधारों पर इनकी क्या होंगी, सामान्य व्यवस्थाएं। सार्वजनिक हित होगा कि आप स्थापना मत करने दीजिए, इससे अगर कोई सांप्रदायिक दंगा बढ़ने की अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो वहां पर भी हम इनको इनके अधिकारों से रोक पाएंगे। तो ये हो गया हमारे सामने आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 मैंने आपको बताया कि उसको हटा दिया गया है और कहां छोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 300 के में। आर्टिकल 31 पहले संपत्ति का अधिकार था, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 के भाग 12
वो आपको मैंने बता ही दिया। आई बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी पुरानी वीडियो मूल अधिकारों का प्रारंभिक परिचय देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर शुरू करते हैं अनुच्छेद 32। अब अनुच्छेद 32 हमारे सामने है, जो कि शायद भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कि व्यक्ति को अधिकार जो देते हैं ना, उन अधिकारों का संरक्षण देते हैं। देखिए, अधिकार देना एक बड़ी बात नहीं होती, उन अधिकारों के लिए संरक्षण देना बहुत बड़ी बात होती है। आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शब्द पे आप शब्द को पकड़िए सीधा सीधा, उपचार। और कैसा उपचार? संवैधानिक उपचार। भारतीय संविधान ने उसके प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार दिए हैं, और मूल अधिकार भी पूरे कितने दिए हैं? 6। पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों? 6 है। 6 जो मूल अधिकार भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को दिए हैं। अब क्या कह रहा है कि उनके लिए अनुच्छेद 32 के तहत हमने क्या दे दिया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इन मूल अधिकारों का क्या कर दिया? हनन कर दिया। किसके द्वारा कर दिया? राज्य के द्वारा हनन किया जा रहा है। इनके लिए कुछ भी राज्य ने ऐसी विधि बना दी जिससे कि क्या हो रहा है? मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो उसका हम क्या करते हैं? उपचार करते हैं। उपचार कराने के लिए हम कहां जाते हैं? अस्पताल में जाते हैं, चिकित्सालय में जाते हैं। संविधान अब क्या हो रहा है? संविधान ने जो अधिकार दिया उनको राज्य द्वारा छीन लिया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा संविधान ही बीमार हो रहा है। तो संविधान ने उस बीमारी के लिए उपचार दे रखा है, और उपचार भी कहां दे रखा है हमें? आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत हम क्या करेंगे? अब इन संविधानों का उपचार करेंगे। अब आप कहेंगे संविधानों का उपचार कैसे होगा? तो संविधानों का उपचार कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट कौन सी शक्ति के तहत करेगा? अपनी न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन कह दीजिए, आपकी न्यायिक समीक्षा कह दीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट की एक शक्ति है जिससे वो आपके मूल अधिकारों के हनन को क्या करेगा? रोकेगा। डॉक्टर अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कहते हैं संविधान निर्माता कहा गया है उन्हें। डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा गया है? भारत के संविधान का निर्माता कहा गया है। उन्होंने ये जो आर्टिकल 32 है, इसको संविधान की आत्मा का है, संविधान का हृदय का है, और मूल अधिकारों में भी उपस्थित मूल अधिकार बताया। देखिए, मूल अधिकार हमें आर्टिकल 12 से और 35 तक मिले हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जो ये आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो क्या है? मूल अधिकारों में भी उपस्थित एक मूल अधिकार है। यानी एक ऐसा अधिकार जिससे आप अपने मूल अधिकारों का क्या कर पाएंगे दोस्तों? संरक्षण कर पाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर की एक बात, जो कि उनका कोट है, वो क्या कहता है? डॉक्टर अंबेडकर का, अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को क्या कह दिया? संविधान का हृदय और प्लस संविधान की आत्मा। उन्होंने क्या कह दिया? संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा। अंबेडकर साहब कहते हैं कि आर्टिकल 32 एक ऐसा संवैधानिक अनुच्छेद है, आर्टिकल 32 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान क्या हो जाएगा? बिल्कुल अर्थ विहीन हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन या इनकी समीक्षा करने का अधिकार नहीं होगा, तो हमारे संविधान में दिए हुए जो भी मूल अधिकार है वो शून्य है। आप चाहे कितने अधिकार दे दीजिए, लेकिन अगर उन अधिकारों का संरक्षण आप नहीं करवा सकते हैं, तो आपको अधिकार देने से कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे सामने संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार दे देगा, लेकिन कुछ अधिकार तो हाईकोर्ट के पास भी है ना। तो हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत हमें क्या दे देगा? मूल अधिकारों की न्यायिक समीक्षा आर्टिकल भी हाईकोर्ट भी करता है। और किसके तहत करता है? आर्टिकल 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट किसके तहत करता है? आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन हाईकोर्ट से बड़ा जो मूल अधिकारों के संरक्षण का क्षेत्र है वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि हाईकोर्ट सिर्फ उन्हीं विषयों पर अपना न्यायिक समीक्षा कर सकता है जो संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा कोई विधि
बनाई गई है। और किससे संबंधित बनाई गई है? वो मूल अधिकारों के हनन से संबंधित विधि। उस पर तो हाईकोर्ट 226 के तहत क्या करेगा? अपना जुडिशियल रिव्यू देगा, न्यायिक समीक्षा करेगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 खत्म हुआ, लेकिन देखिए आर्टिकल 32 में दो व्यवस्थाएं हैं कि सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत करता है इसको न्यायिक पुनरावलोकन, और हाईकोर्ट 226 के तहत। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आर्टिकल 359, देखिए शायद मैंने आपको पहले बताया होगा, हो सकता है ना बताया हो, कि जब आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 359 के तहत क्या लगती है दोस्तों देश में? इमरजेंसी। क्या लगती है दोस्तों देश में? इमरजेंसी जब होती है आर्टिकल 359 के तहत, तो आर्टिकल 2 सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार क्या हो जाते हैं? स्थगित हो जाते हैं। तो उस स्थिति में देखिए आर्टिकल 359 की जो स्थिति होगी, वहां पर आप ये जो आर्टिकल 32 है ना, ये भी क्या हो जाएगा? स्थगित हो जाएगा। उस जब आपातकाल की स्थिति होगी तो आप आर्टिकल 32 के तहत कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं मांग सकते हैं। तो ये था आपके सामने आपका आर्टिकल 32। एक बार आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये क्या करते हैं कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? रिट जारी करते हैं। कौन करता है? अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रिट जारी करने का अधिकार रखते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट तो क्या है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में, पूरे भारत राज्य के भौगोलिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र में क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट जो है संबंधित राज्य में रिट जारी कर सकता है। अब इन दोनों के पास क्या होती है? रिट जारी करने की व्यवस्थाएं होती हैं। तो क्या होता है? रिट। अब रिट कितनी प्रकार की रिट होती है दोस्तों? 5 प्रकार की रिट होती है। कितनी होती है? 5 प्रकार की। यहां पे हम देख लेते हैं। पहली क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए जारी कर दी है। तो इसका अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि जो अभियुक्त है, जो दोषी है, जिस व्यक्ति को आपने उसके मूल अधिकारों का हनन किया है, उसको आपने रोका है, उसको हम क्या करेंगे? सशरीर उपस्थित। सशरीर उपस्थित। देखिए आपने अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर करके कह सकता है सुप्रीम कोर्ट की उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने क्या कीजिए? सशरीर उपस्थित कीजिए। सशरीर आप उसको उपस्थित कीजिए। तो ये तो क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर दी। अब ये रिट किनके खिलाफ होगी? सार्वजनिक और प्लस निजी, दोनों के खिलाफ ही आप ये रिट, सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है दोस्तों। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ किस अधिकार में करेगा? मूल अधिकारों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये रिट किस क्षेत्र में जारी करेगा? मूल अधिकार के लिए। और जो हाई कोर्ट है वो ये रिट सामान्य अधिकारों के लिए भी जारी कर देगा दोस्तों। तो हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने का क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा व्यापक होता है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के मामले में ही बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। दूसरी जो रिट है वो है आपकी परमादेश। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों क्या करते हैं कि जो सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्ति है ना, सार्वजनिक व्यक्ति या पद, जो सार्वजनिक पदों पर आसीन जो व्यक्ति हैं उनको एक रिट जारी करते हैं। उसका अर्थ होता है उसका नाम है परमादेश। और परमादेश का अर्थ है कि हम आपको ऐसा आदेश देते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कहीं पर कोई सार्वजनिक दंगा फैल गया और वहां से संबंधित कलेक्टर हुए, एसडीएम साहब हुए, वो क्या करते हैं कि ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे उस दंगों को शांत किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अब चूंकि ऐसे समय में अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा परमादेश और कहेगा कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप संबंधित क्षेत्र में जाइए और वहां जाकर के हालातों पर काबू पाइए। तो ये कौन सी रिट हो गई? परमादेश रिट हो गई, सार्वजनिक व्यक्ति और पद के विरुद्ध हो गई दोस्तों। अब नेक्स्ट है इसके बाद आपके सामने प्रतिषेध। क्या है दोस्तों? प्रतिषेध। एक बार आप इसको देखिए।
देखिए जो हमारी ये परमादेश है ना, इसके भी कुछ अपवाद हैं। तो अपवाद तो देखिए क्या होते हैं, जैसे भारत का राज्यपाल है, भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके खिलाफ क्या है परमादेश रिट जारी नहीं होती। किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ ये परमादेश रिट जारी नहीं होती। तो ये कुछ इसके अपवाद हैं। अब इन अपवादों के बाद हम नेक्स्ट करते हैं प्रतिषेध के बारे में बात। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? प्रतिषेध यानी रोकना। नेक्स्ट है आपका प्रतिषेध। नेक्स्ट रिट कौन सी है आपकी? प्रतिषेध। अब प्रतिषेध के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या है? रोकना। क्या है? रोकना। अब ये रिट कौन जारी करेगा? उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ। उच्च न्यायालय क्या करेगा? अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ ये रिट जारी कर देगा। यानी अधीनस्थ न्यायालयों में अगर कोई कार्य कर रहे हैं, वो किसी केस पर सुनवाई कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? प्रतिषेध रिट जारी कर देगा, उनको उस कार्य से रोक देगा। और ये कार्य सिर्फ किसके, ये जो रिट है प्रतिषेध की, किस मामले में जारी होगी? सिर्फ न्यायिक प्लस गैर न्यायिक। गैर न्यायिक, सॉरी गैर नहीं, अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक। देखिए जब हाई कोर्ट यहाँ पे हाई कोर्ट से मतलब जो उच्चतर न्यायालय है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट किसको जारी करेगा? हाई कोर्ट को जारी कर देगा। हाई कोर्ट किसको जारी कर देगा? अपने अधीनस्थ कोर्टों को जारी कर देगा। कौन सी रिट जारी करेगा? प्रतिषेध। इसका अर्थ क्या है? रोकना होता है। अधीनस्थ न्यायालय को क्या कहेगा कि आप जो भी ये कार्य हो रहा है, जो भी न्यायिक आप सुनवाई कर रहे हैं, इस पर आप अभी की अभी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दीजिए। तो ये कौन सी हो जाएगी? प्रतिषेध रिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपकी? उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्या है आपकी? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है? प्रमाणित होना या सूचना देना। प्रमाणित होना या सूचना देना। अब ये क्या है कि उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों क्या करेंगे? अपने से अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ ही ये रिट जारी करेंगे। तो उच्च से अधीनस्थ की ओर, उच्च से अधीनस्थ की ओर। देखिए मेन चीज ये दो बातें हैं कि या तो प्रमाणित हो या सूचना दे। अगर मान लीजिए किसी छोटे कोर्ट में, अगर जैसे आपने देखा कि किसी अधीनस्थ कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और हाई कोर्ट के संज्ञान में वो मामला आता है कि वो अधीनस्थ कोर्ट से बजाय हाई कोर्ट में उसका ज्यादा बेहतर उपयोग भी हो पाएगा, उसके ऊपर एक बेहतर फैसला भी हो पाएगा, तो क्या करेगा? उत्प्रेषण रिट जारी कर देगा। किसको? अधीनस्थ न्यायालय को, कि आप उस केस को रोक दीजिए, हम उसे अधिग्रहित कर लेंगे। और अधिग्रहित करने के बाद उसकी सुनवाई कहां होगी? उच्चतर न्यायालयों में होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी किया हाई कोर्ट के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने अगर रिट जारी की है अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ तो हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट आपकी अधिकार प्रच्छा। नेक्स्ट जो रिट आपकी वो है अधिकार प्रच्छा है दोस्तों। अब अधिकार प्रच्छा जो आपकी अंतिम रिट है, यहां पर अधिकार प्रच्छा, को वारंटो भी इसको कहते हैं। अब जो अधिकार प्रच्छा है ना, ये क्या करेगी? न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में जो दायर कोई भी लंबित केस होगा, मुकदमा होगा, उसके खिलाफ ये रिट जारी कर दी जाएगी दोस्तों। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर, सार्वजनिक कार्यालय में दायर किसी भी सूचना, कोई भी रिट के खिलाफ ये क्या होगी? जारी होगी। और ये रिट कौन सी होगी? अधिकार प्रच्छा रिट होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आर्टिकल 33, 34, 35 हमने मूल अधिकारों के प्रारंभिक परिचय में पढ़ लिए थे। तो दोस्तों आज के इस
वीडियो में इतना ही। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। हमारे चैनल CMI पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।